Hello everyone, respected Principal Sir Dr. Surendra Kumar Sharma ji and Assistant Professor of Zoology Mrs. Sarita Yadav ma'am and dear students. Myself Dr. Sweety Sharma, Assistant Professor of Zoology. As you all know that we are collecting here for a one-day seminar. First of all, I am very thankful to the Principal Sir for giving me the permission for a held seminar. Now I would like to invite the Principal Sir Dr. Surendra Kumar Sharma ji come here and guide you all through his words. Respected Principal Sir. आपके सेमिनार की वक्तारी हैं डॉक्टर पी शर्मा, सरिता मैडम, आप सबका अभिनंदन। सभी विद्यार्थी आए हैं, आपने प्रिपरेशन करी होगी निश्चित रूप से और एक छोटा सा प्रयास किया है। 10-15 पेज, 20 पेज, 10 पेज जो भी आपने कैसे सर्च करके लिखा होगा। गुड सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का, सबसे बेस्ट मानूंगा मैं तो आपको। अगर आप जो कमजोर विद्यार्थी को भी क्लास में जो 40% 45% वाला जो विद्यार्थी है उसको भी अभी अपनी बात को समझा एक्सप्लेन कर दे उसके सामने और वो विद्यार्थी आपसे सेटिस्फाई हो। यही होगा आज जो भी आप सेमिनार में तैयार करके लाए हैं उसमें यहाँ आप झिझक नहीं होनी चाहिए, आपकी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपका बोलने का जो तरीका है वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में, किसी में। आप चाहे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ा दो, इंग्लिश में पढ़ा दो, फिर बाद में उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। जैसे हमारा ये उद्देश्य है कि आगे जाकर के आप पीएचडी करें, उसमें पीसी सीखेंगे तो रिसर्च करना पड़ता है और फिर आपका वाइवा होगा, वाइवा में आपकी अच्छी हाँ ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं उससे आपकी झिझक दूर की जाती है आपके। थैंक यू सर। देखो बच्चों, अभी तक का जो आपने वर्क किया, ठीक है, वो एक ट्रायल था आपकी लाइफ का। सेमिनार जो है ये आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसके थ्रू आप सीखेंगे कि स्टेज के माध्यम से आप अपनी बात को किस प्रकार से अच्छे तरीके से और बहुत शार्पली एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, सामने वाले में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपकी बात सुने। ठीक है, उसके लिए आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी बात को इस प्रकार से रखें कि उसके पास ऑप्शन ही ना बचे कि वो आपकी बात ना सुने। ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट ये सोचे कि भाई सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना, आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत क्लियरली रखेंगे। देखो, एक बात है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ठीक है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो इसी बात को सार्थक करते हुए आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन आप बना के लाए हैं उसको बहुत स्मूथली रखना। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट कृष्णा फॉर प्रेजेंटिंग हिज सेमिनार। In our diet, protein is also a basic need of the human body, which is helpful and beneficial in muscle repairing, tissue repairing, and all that. Body building component is also a protein. Okay, part of the protein is amino acid, and the simplest part of the protein is also amino acid. Okay, amino acid can be categorized into two types. One of them is essential amino acid and the another one is non-essential amino acid. Essential amino acid वो होता है जो हमारी डाइट के अंदर हमें चाहिए होता है, essential है। और non-essential amino acids वो होते हैं जो हमें बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली जो है वो प्रेजेंट होते हैं non-essential amino acids। essential हमें डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं। So that was the basic and the general introduction about the protein, that what was it. Okay, now from the amino acid I will explain you the protein folding, but before I just wanted to give you a simpler introduction about the structure of the protein, that the primary, secondary, tertiary and the quaternary. In fact it's not a single RBC के अंदर हीमोग्लोबिन के लगभग 270 मिलियन कंपोनेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। ओके,
So that was the general introduction about the hemoglobin. Now today's my topic is protein folding. Okay, so I'm going to explain it. But before it, why is it necessary कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोटीन को फोल्ड करने की? Because it is responsible for providing the stability to the protein. ये प्रोटीन को stability provide करता है. Okay, next. I will explain the protein folding first. Okay. Then the Enfein-Sax experiment, which is based on the RNase enzyme. Okay. Then Lennington paradox, which will emit the energy funnels are being used. Okay. Which is जो कि आपको सही तरीके से बता देंगे कि प्रोटीन जो है किस तरीके से फोल्ड होता है. एंड लास्ट वन है मिसफोल्डिंग पैटर्न, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज जो है मैंने यहाँ पे कंक्लूड की है, जो कि मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन से ओरिजिनेट होती है. नेक्स्ट. Good morning. My name is Barsado. My class MSc Previous Zoology. My topic is enzymes. अच्छा. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करता है. जैसे अपन उसकी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में पाया जाता है. उसकी डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है विदाउट एनी चेंज इटसेल्फ. रुको एक बार, तुम्हें ये चेंज करने के लिए कहा था? मैंने को कर दिया नहीं आया तो मैं टीचर ही की तरह से बाबू सब मना करती हूँ. मैं क्या करती? अब मैं सुन रही मैं प्लीज सुनारी को सुन लो. सुनो क्या? और एजेंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रिएक्शन के लिए अलग एजेंट, दूसरी रिएक्शन के लिए अलग एजेंट. एंजाइम की मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जैसे एंजाइम होता है, फिर स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है. जब ये दोनों जब जुड़ते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर इनको अलग किया जाता है तो एक साइड में तो प्रोडक्ट बन जाता है, एक साइड में वो एंजाइम रहता है जो नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. एक एक्टिव साइट होती है जिसमें एंजाइम सब्सटेंस आगे जुड़ता है, जिसमें बाइंडिंग साइट होती है, और एक दूसरी साइट का नाम है ध्यान जो बाइंडिंग साइट होती है, उसमें रिकॉम्बिनाइज करके वहाँ पे जिसका जो होता है उसके ऊपर आगे. अब एंजाइम के टाइप की बात करें IUP के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंजाइम के टाइप की बात करें तो 6 टाइप के होते हैं. ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमेरेज और लाइपेज. 6 टाइप के होते हैं. अपन एक को एक्सप्लेन करें. ऑक्सीडो रिडक्टेज को एक्सप्लेन करें तो उसके बारे में देखेंगे. ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन एवं रिडक्शन, मतलब इसमें 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसके एग्जांपल की बात करें, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को शो करता है, कंप्लीट करवाता है. ट्रांसफेरेज एंजाइम की बात करें तो ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करता है, फिर चेंज करता है. हेक्सोकाइनेज ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है. हाइड्रोलेज एंजाइम जिसमें वाटर को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसका एग्जांपल लाइपेज, पेप्सिन. अब लाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड अदर मैकेनिज्म, मतलब अदर मैकेनिज्म जैसे हाइड्रोलेज तो हाइड्रोजन से इस एंजाइम से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें अदर मैकेनिज्म से बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे लाइगेज एंजाइम इस टाइप से परफॉर्म करता है. इसमें एग्जांपल होता है एल्डोलेज. 5 नंबर का है आइसोमेरेज चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड कंपोनेंट्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है. जैसे अपन एल्डोज और कीटोज होता है, जैसे एल्डोज ग्रुप होता है जिसमें ग्लूकोज होता है, कीटोज ग्रुप होता है उसमें फ्रक्टोज होता है. मतलब उनकी जो OH उनकी जो व्यवस्था है, या फिर जैसे कीटोज आ रहा है उसमें एल्डोज आ रहा है, तो इनके अलग अलग टाइप से होता है, तो इसीलिए
लाइगेज डिफरेंट मॉलिक्यूल को जोड़ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उनको जोड़ता है। से लाइगेज एंजाइम होते हैं जिसमें एसिटाइल CoA एंजाइम होता है। थैंक यू। teacher and all students. My name is Uttam Bhadodia from MSc Zoology. किसी ने प्रोटीन फोल्डिंग की जो स्ट्रक्चर उसको समझाया कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है। तो प्रोटीन फोल्डिंग से पहले जो है जो टॉपिक आता है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर का आता है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की जो मेन जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एक लाइनर फॉर्म में जुड़ के पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। टर्सरी का एग्जांपल मायोग्लोबिन है, क्वार्टरनी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। दो अमीनो एसिड्स हैं, उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। हेलिक्स में हाई और साई एंगल प्रेजेंट होते हैं और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होती है। इसमें फर्स्ट अमीनो एसिड के अमीनो एसिड होता है उसमें N+1 और जो लास्ट का जो अमीनो एसिड होता है उसमें N+4 जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इसकी जो एक हेलिक्स है उसकी जो मतलब 3.6 अमीनो एसिड यानी 3.6 अमीनो एसिड और करीबन 13 आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 अमीनो एसिड के बीच में 1.5 केमिस्टो का डिस्टेंस। Good afternoon, everyone. Myself Neha Verma from MSc previous zoology class. Now I am representing my seminar topic motion in invertebrates. सेमिनार ओवरव्यू, इसमें मैंने सेमिनार में स्लाइड में टॉपिक कंटेंट्स डिसाइड किए थे। इसमें पहले इंट्रोडक्शन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। मैम सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन में, इन्वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। लोकोमोशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पैलेस से दूसरी पैलेस तक मूवमेंट करना उसे लोकोमोशन बोलते हैं। और लोकोमोशन की नीड इसलिए होती है कि जो 4 मैंने डिफाइन कर रखी है, फाइंड फूड, जैसे कि उसे जो फूड चाहिए उसकी नीड है, बेसिक नीड, उसके लिए उसको लोकोमोशन की जरूरत होती है। फाइंड शेल्टर, उसके रहने के जगह के लिए उसको लोकोमोशन की जरूरत होती है। एस्केप प्रेडेटर्स, शिकारी जो ऑर्गेनिजम्स है जो उनका शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए लोकोमोशन की जरूरत होती है। फॉर मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी लोकोमोशन की जरूरत होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला, मस्कुलर फूट, सीटी, पैरापोडिया, जॉइंटेड लेग्स एंड ट्यूबिट्स। इनके एग्जाम्पल हैं कि स्यूडोपोडिया वो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, सीलिया पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला यूबिलिना में प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फूट स्नेल एंड पाइलम में प्रेजेंट होते हैं और पैरापोडिया रिसेंटली आर्टफॉर्म या फिर नेरिस में प्रेजेंट होते हैं। जॉइंटेड लेग्स कॉकरोच एंड क्रैब वगैरह प्रेजेंट होते हैं और ट्यूबिट स्टार्फिश में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी लोकोमोशन के लिए काम आते हैं। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, 4 प्रकार के लोकोमोशन के टाइप्स देखें। अमोवर्ड मूवमेंट, सीरियल मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट एंड मस्कुलर। रेप्टाइल्स है वो पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण के लिए और मेडिसिन लेदर के लिए।
के लिए, प्रोटीन के लिए, जिसमें कैटल, पिग, शीप और इनसे मीट लिया जाता है। और दूध के लिए काउ, बफेलो, कैमल। एग के लिए एग्रीकल्चर एंड लेबर के लिए, और कैमल इनका प्रयोग तो बोझ ढोने खेती में किया जाता है। और इनका जो खाद है बोल के जाऊंगी मैं